नमस्कार छात्रों, सेठ रंगलाल कोठारी, राजकीय महाविद्यालय राजसमंद। विषय इतिहास, BA द्वितीय वर्ष। अपन अध्याय 2, 18वीं सदी के मध्य भारत की स्थिति। उसमें अपन राजनीतिक स्थिति के अंदर हैदराबाद रियासत की स्थापना, बंगाल रियासत की स्थापना, अवध रियासत की स्थापना यानी राजनीतिक स्थिति के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। अब अपन आज सामाजिक एवं सांस्कृतिक स्थिति के बारे में अध्ययन करेंगे। 18वीं सदी भारत में अंधकारपूर्ण सदी मानी जाती है। भारत के जनजीवन के सभी क्षेत्रों में सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक दृष्टि से पतन इस सदी की विशेषता रही है। यही कारण है कि भारत एक विदेशी शक्ति के अधीन हुआ। भारत एक कृषि प्रधान देश है, लेकिन किसानों की स्थिति बहुत खराब रही। शासक व जमींदार किसानों का शोषण करते रहे। राज परिवारों के शहजादों के उत्तराधिकार के युद्ध, महत्वाकांक्षी सरदारों की पारस्परिक प्रतिस्पर्धा और अहमद शाह अब्दाली के आक्रमण एवं धनाढ़य और उच्च वर्ग के लोगों द्वारा किसान वर्ग की लूटपाट, उनकी शोषण प्रवृत्ति, सभी निर्धन व्यक्तियों का उत्पीड़न। किसान अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति अपने गांव में या निकट के गांव में शारीरिक श्रम से उत्पादित वस्तुओं से करते थे, लेकिन समाज की ओर से उनके शोषण में कोई कमी नहीं आई थी। इस प्रकार संपूर्ण 18वीं सदी में किसानों की स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ। जो 18वीं सदी में जो सामाजिक एवं सांस्कृतिक परिवर्तन के अंदर जो मुख्य चीज़ों में जिनमें परिवर्तन हुआ है, उनके बारे में अपन पहला बिंदु लेते हैं। भारत में उद्योग और व्यापार। 18वीं शताब्दी के अंदर भारत के उद्योग और व्यापार पर क्या प्रभाव पड़ा? राजनीतिक अस्थिरता, गृह युद्धों, विदेशी आक्रमणों, मुख्यतः जैसे नादिर शाह, अहमद शाह अब्दाली का भारत पर कई बार आक्रमण हुआ। इन विदेशी आक्रमणकारियों ने भारत के संपन्न नगरों को लूटा, भारत के बंदरगाहों को लूटा, भारत के विभिन्न मंदिरों को लूटा, शहरों को तबाह किया, जिससे भारत के व्यापारिक जो नगर थे वो तबाह हो गए। मराठों ने भी दक्षिणी भारत, गुजरात, मालवा के सभी नगरों को लूटा, जिससे यहाँ के निवासियों के उत्पीड़न का सहज अनुमान लगाया जा सकता है। 18वीं सदी में आर्थिक दृष्टि से दुर्बल होते हुए भी भारत अपनी संपत्तियों को बनाए रख सका। भारतीय राज्यों की संपत्तियों के कारण यूरोपीय जातियों ने भारत से व्यापारिक संबंध स्थापित करने के प्रयत्न किए। यद्यपि यूरोपीय जातियां भारत से सूती कपड़े की मांग करती रही तथा भारत में बने हुए समुद्री जहाज़ों को खरीदते थे, फिर भी सदी में व्यापार संतुलन भारत के पक्ष में था। समाज के व्यक्तियों का जीवन स्तर, यानी कि 18वीं शताब्दी के मध्य सामाजिक जो जीवन स्तर था लोगों का वह कैसा था? वैसे ही सदी में व्यक्तियों का जीवन स्तर में भारी असमानता थी। समाज का एक वर्ग पर्याप्त संपन्न था। इस वर्ग में शासक, कुलीन, जमींदार, उद्योगपति, व्यापारी आदि सम्मिलित थे। इस वर्ग के व्यक्ति सभी सुविधाओं का उपभोग करते थे और ये काफ़ी धनाढ़य वर्ग था। जबकि दूसरा वर्ग निर्धन था जो बहुसंख्यक था। इस वर्ग में कृषक मजदूर, औद्योगिक मजदूर, साधारण कारीगर आदि सम्मिलित थे। भारत की सभी वस्तुओं के उत्पादन का उत्तरदायित्व इसी वर्ग के व्यक्तियों पर था। वे इस उत्तरदायित्व की पूर्ति भी करते थे, परंतु इसके लाभों से वंचित रहते थे, क्योंकि इनका लाभ मुख्यतः कुलीन वर्ग को ही मिल पाता था। यह भारतीय समाज की एकता बनाए रखने में बड़ी बाधा थी। निर्धन वर्ग जो अपने परिश्रम से सब कुछ कमाता था, लेकिन वह जीवन की सुविधाओं से ही वंचित रहता था। यही कारण है कि उनमें राष्ट्र प्रेम, राष्ट्र सेवा की भावना का निर्माण नहीं हो पाया। इसलिए अंग्रेज़ों को वहाँ वफादार सैनिक मिल गए। यहाँ पर उन्होंने भारतीय सैनिकों की सहायता से ही भारत में अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया। अपनी सामाजिक विषमताओं के कारण ही भारत अपनी रक्षा करने में सफल नहीं हो सका। अब अपन अगला बिंदु लेते हैं, सामाजिक कुरीतियाँ। 18वीं शताब्दी के अंदर भारतीय समाज में अनेक सामाजिक कुरीतियाँ फैली हुई थी, यानी कि उनका काफ़ी जड़ें जमा चुकी थी ये कुरीतियाँ। हिंदू समाज विभिन्न अमानवीय घृणित कुरीतियों से ग्रस्त था, जैसे बाल विवाह, दहेज प्रथा, सती प्रथा, देवदासी प्रथा, बाल हत्या, विधवा विवाह का निषेध आदि ऐसी कुप्रथाओं का प्रचलन था, जिसमें केवल हिंदू नारियों का उत्पीड़न हो रहा था। हिंदू क्षत्रियों को घर की 4 दीवारी में बंद कर दिया जाता था। मुस्लिम वर्ग में भी अनेक कुरीतियाँ व्याप्त थी। मुसलमानों में बहु विवाह प्रथा, तलाक, पर्दा प्रथा आदि से मुस्लिम क्षत्रियों का उत्पीड़न हो रहा था। इन क्षत्रिय संबंधी कुरीतियों के कारण भारतीय समाज का अर्ध भाग अपंग बना हुआ था। इसके अतिरिक्त धर्मांधता यानी धार्मिक कट्टरता
भी 18वीं शताब्दी में काफ़ी जड़ें जमा चुकी थी भारतीय संस्कृति में, जिनमें जादू टोना, तंत्र मंत्र, कुछ अवसरों पर नरबलि जैसी कुरीतियाँ भी भारतीय समाज में प्रचलित थी। इन सामाजिक कुरीतियों के कारण भारतीय समाज खोखला हो चुका था। शासक और शासन के प्रति लोगों की उदासीनता इस सदी की प्रमुख विशेषता रही है। यही कारण है कि विदेशियों ने भारत को जब अपने अधीन किया तब कहीं से भी विरोध का सवाल नहीं उठा, बल्कि भारतीय समाज ने विदेशी शासक को सहज ही स्वीकार कर लिया। अब आते हैं चौथा बिंदु, शिक्षा की स्थिति। 18वीं शताब्दी में भारतीय समाज की शिक्षा स्थिति अच्छी नहीं थी, यानी कि शिक्षा पर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया जाता था। हिंदू तथा मुस्लिम दोनों संस्कृतियों की मुख्य बुराई थी कि उनकी पुरानी और अप्रगतिशील शिक्षा पद्धति। उन दोनों में से किसी को भी न तो इस प्रगति का क्षीणतम आभास था जो पश्चिमी देश विज्ञान की दिशा में कर रहे थे। शिक्षा व्यवस्था सांप्रदायिक आधार पर भारत में फैली हुई थी। शिक्षा की वास्तव में दो सर्वथा भिन्न पद्धतियाँ थीं। एक केवल हिंदुओं के लिए, जिसमें प्रारंभिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम प्रादेशिक भाषा थी। उच्च स्तरीय शिक्षा संस्कृत के माध्यम से दी जाती थी। दूसरी मुसलमानों और हिंदुओं के लिए जो सरकारी नौकरी करना चाहते थे, इन विद्यालयों में फारसी के माध्यम से शिक्षा दी जाती थी। इस प्रकार की शिक्षा से केवल संकीर्ण मानसिकता की ही उत्पत्ति हो सकती है। हिंदू विद्यालयों में अधिकांशतः छात्र और अध्यापक दोनों ही उच्च जातियों के विशेष थे, यानी कि लोग पैसों के बल पर ही शिक्षा प्राप्त कर सकते थे। राज परिवार से संबंधित शिक्षा प्राप्त करते थे। सभी वर्गों को शिक्षा प्राप्त करने का अवसर नहीं मिलता था, क्योंकि उनके पाठ्यक्रम में मुख्यतः धर्मशास्त्रीय विषय होते थे। इन धर्मशास्त्रीय विषयों के साथ और कुछ सहायक विषय भी जुड़े होते थे, जैसे आयुर्विज्ञान, नक्षत्र विज्ञान, भूगोल आदि सम्मिलित थे। अब अपन पांचवा बिंदु लेते हैं, विज्ञान और तकनीकी। भारत की सबसे प्रमुख दुर्बलता ये रही कि इस 18वीं सदी में भारत ने विज्ञान और तकनीकी क्षेत्र में कोई प्रगति नहीं की। पश्चिमी इन क्षेत्रों में हुई प्रगति के प्रति भारतीय उदासीन रहे। यूरोपीय देश इस दिशा में तीव्र से प्रगति कर रहे थे, लेकिन भारतीयों ने इस दिशा में कोई प्रयत्न नहीं किया। भारतीयों ने 18वीं शताब्दी में किसी प्रकार के विज्ञान और तकनीकी के बारे में, जो प्राचीन भारत में जिस तरह से विज्ञान और तकनीक का विकास हुआ था, वो इस 18वीं शताब्दी के मध्य नहीं हो पाया। इससे भारत न केवल अपना आर्थिक और सैनिक साधनों में वृद्धि करने में असफल रहा, बल्कि इसके कारण उनकी बुद्धि का भी आधुनिकता की ओर विकास नहीं हो सका। वैज्ञानिक दृष्टिकोण के अभाव में भारतीय परंपरावादी बने रहे। फलस्वरूप वे अपने शासन, आर्थिक ढांचे, सामाजिक व्यवस्था आदि किसी भी क्षेत्र में नवीनता उत्पन्न न कर सके, न ही उसमें कोई परिवर्तन कर सके। इस प्रकार 18वीं शताब्दी के मध्य तक भारत में राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टि से गिरावट आई और इंग्लैंड यानी कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने इसका लाभ उठाया और भारत के अंदर अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया। धन्यवाद।